बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक इंतहाई अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसे कि इससे पहले कई दफ़ा मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ईवीएम और ई वोटिंग जो है ये 2023 के इलेक्शन को चोरी करने का मंसूबा है और इसमें कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि ये सारे की सारी जो ये गेम की जा रही है और इसकी जो मंसूबाबंदी है ये 2023 के इलेक्शन को रिग करने के लिए, उसको चोरी करने के लिए है। और मैं इस पे मुझे शरह सदर है कि इसमें कोई दयानतदारी नहीं है और कोई ईमानदारी की बात नहीं है, कोई अच्छाई के लिए ये काम नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किस तरह से आने वाले इलेक्शन को आसानी के साथ चोरी कर लिया जाए और ताकि और उसका कोई क्लू भी ना मिले, उसका कोई सबूत भी ना मिले। अब इसी सिलसिले में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने FIA ने ये इतराफ़ किया है कि FBR का डाटा और नादरा का डाटा हैक हो चुका है और उसमें से कितना डाटा, कितने करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा हैक किया गया है, कितने लोगों का ये डाटा चोरी हुआ है, उसकी डिटेल तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये इतराफ़ हो चुका है कि ये डाटा चोरी हो चुका है। और ये ज़हन में रखिए कि ये जो सारी की सारी मनसूबाबंदी हो रही है ये आने वाले इलेक्शन को चोरी करने के लिए ही है। इसके अलावा आपको पता है कि मोबाइल कंपनियों के पास भी बहुत सारे करोड़ों पाकिस्तानियों का डाटा मौजूद है, वो डाटा भी हैक होने का या चोरी होने का इम्कान है। जब ये FIA ने ये बयान दिया पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने, तो उस पर ये जो नादरा का चेयरमैन है जो कि फ़ॉरेन नेशनल है, तारिक मलिक, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जैसे कि आपको पता है कि पहले तारिक मलिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सबक पढ़ाने की या समझाने की और उनको डांटने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे वो उल्टा पड़ गया था और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और एक मातहत इदारा किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गाइड कर सकता है या उसको सबक पढ़ाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल वहाँ पे फिर तारिक मलिक ने उनके पर जलते थे तो पीछे हट गए थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने दौड़े दौड़े फिर वो आए और उन्होंने FIA को कहा कि आप लोगों ने ये क्यों कहा और क्यों बताया। तो आपको पता ही है कि ये तारिक मलिक को PTI ने लगाया है और उसके खुद मखसूस मकासद हैं जिनके ज़रिए। तो आप ये ज़हन में रखिए कि अगर 2.5 से 3 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हो जाए और वो यूज़ हो जाए इलेक्शन के प्रोसेस में और ख़ास तौर पे उनका वोट कास्ट हो जाए, ऐसे लोग जो वोट नहीं डालते और वो ऑटोमेटिक कास्ट हो जाए, या ई वोटिंग जो फ़ॉरेन पाकिस्तानी हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी, तो अगर वो कास्ट हो जाता है विदाउट देयर कंसेंट, तो ये ध्यान में रखिए कि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये सारी एक मनसूबाबंदी है जिसके पीछे ये चल रहा है। तो इससे पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि EVM मशीन के अंदर इवन अगर ये काम ईमानदारी से भी किया जाए, जिसका इम्कान 0% है पाकिस्तानी माशरे में और पाकिस्तानी इदारों के सरबराहान के रवैयों को देखते हुए, ये तो इम्कान है ही नहीं कि ये सारे का सारा मंसूबा ईमानदारी की बुनियाद पर लाया जा रहा है, ये सारा बदयांती की बुनियाद पर। लेकिन लेट अस सपोज कि इट इज़ ऑन दी क्या कहते हैं कि ईमानदारी की बुनियाद पर, ऑनेस्टी की बुनियाद पर कर रहे हैं ये लोग, तब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतने हैं कि उनको डील करना मुश्किल है। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है कि आपके पास लेट्स सपोज 18 लाख वोटिंग मशीनें हैं, इनको कैसे मेक श्योर की जाएगा कि ये सारी की सारी मशीनें वर्किंग कंडीशन में होंगी ऑन दी इलेक्शन डे, और वहाँ सारे का सारा जो अमला होगा वो इन वोटिंग मशीनों को ऑपरेट करना जानता होगा, और अगर कोई टेक्निकल मसला आ जाता है तो वहाँ पे ऐसा बंदा मौजूद होगा कि वो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, और जो वोटिंग का प्रोसेस है वो बग़ैर किसी खलल के जारी रहेगा। ये मुमकिन नहीं है। इतने बड़ा जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। हम खुद जानते हैं, हम खुद ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, जानते हैं कि हमारे कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। सिर्फ एक लेक्चर देना होता है, उसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, किस तरह से सिस्टम काम करना छोड़ जाता है, इंटरनेट काम नहीं करता,
या इवन बाज़ औक़ात आप लाइव लेक्चर दे रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी जो स्लाइड्स वो शो नहीं हो रही होती, तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। ये तो एक है। दूसरी तरफ आपको ये पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़्यादा एजड होते हैं, उम्र ज़्यादा होती है, तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो जो ये थंब इम्प्रेशन है, तो ये ख़त्म हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मध्यम हो जाते हैं, तो उनको आपका जो थंब रीडर है या ये जो फिंगरप्रिंट्स रीडर है वो उनको रीड ही नहीं कर सकता। अब मैंने कई दफ़ा देखा कि बैंकों में बेचारे पेंशनर जाते हैं, तो वहाँ पे बैंक वाला कहता है जी आप जाएं नादरा जाएं और वहाँ से तस्दीक करवा के लाएं, क्योंकि आपके जो ये थंब इम्प्रेशन है उसको हमारी मशीन रीड नहीं कर रही। तो ऐसे लोगों का वोट कैसे डलेगा अगर उनका थंब इम्प्रेशन वो नहीं हो रहा? तो उस वक्त तो बैंक नहीं खुले होंगे, ना इतने बैंकों में कि एक देहात में गाँव बंदा रहता है और वो थंब इम्प्रेशन पहले अपना वेरीफाई करा के आए और फिर वोट डाले। तो ये टेक्निकली और फिज़िकली पॉसिबल नहीं। इसके अलावा बहुत सारे माजूर लोग हैं, उन माजूर लोगों के लिए भी वोट डालना, और इस चीज़ को ख़ुद हुकूमत भी मान चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बताया कि तकरीबन 12 के 13 लाख कुछ तादाद है ऐसे माजूर लोग हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से वोट डालना पॉसिबल नहीं होगा। इनमें जो बिनाई से महरूम लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अंगूठा कटा हुआ है या प्रॉब्लम्स होता है, इसी तरह से और जिनके लिए, तो ये एक और प्रॉब्लम है टेक्निकल कि यहाँ पे ये लोग भी वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम एक और बताए गए थे, जो वो फर्म जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए दे के हायर किया था, और उसमें मैंने एक डिटेल से व्लॉग बनाया भी था और दी न्यूज़ में उसकी डिटेल स्टोरी आई थी कि उस कंपनी ने डिटेल से बताया था कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर क्या क्या फ्लॉज मौजूद है, और पाकिस्तानी सिस्टम बहुत वीक है कि इस पूरे सिस्टम को, जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और ई वोटिंग को तो उन्होंने टोटली बता दिया था कि ई वोटिंग तो वो तो किसी वक्त भी हैक भी की जा सकती है, उसका रिज़ल्ट भी किसी वक्त चेंज किया। इवन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर ये गवर्नमेंट ये जिस तरह क्लेम करती है कि इट विल नॉट बी कनेक्टेड विद इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के साथ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर कोई ना कोई डाटा चिप तो है जिसके अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है। और इसमें प्रॉब्लम उन्होंने ये बताया था कि इवन उस डाटा को कोड और डी कोड करने के लिए भी कोई ना कोई ह्यूमन उसमें इंटरेक्शन आ जाएगी, और जब ये ह्यूमन इंटरेक्शन आएगी तो वहाँ पे भी रिज़ल्ट को चेंज करने के चांसेस हैं। फिर इसके अलावा जो ह्यूमन इंटरेक्शन एक और है कि फ़िज़िकली, जैसे पाकिस्तान में आरओज़ को उठा लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, 24-24 घंटे तक वो आते नहीं हैं, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी उठा के उसके अंदर से चिप चेंज कर दी जाए, उसका डाटा डाटा जो सिम है या जो उसका कार्ड है जिसमें डाटा सेव है उसको चेंज किया जा सकता है। इसी तरह से आप डाटा ना चेंज करें, कार्ड ना, बल्कि आप मशीन पूरी की पूरी चेंज कर दें। और इस वक्त ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मशीनें बनेंगी कहाँ पे, और उसमें बहुत सी शकूक व शुबहात सामने आए हैं कि कुछ ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के हलकों के करीब हैं, शायद उन्हीं की फैसिलिटीज़ को यूज़ करने की कोशिश की है। ये मुबैना तौर पे ये रिपोर्ट भी कहीं मेरे सामने से गुजरी है, ये इन्फॉर्मेशन भी। तो ये वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के प्रोसेस को, इवन उस सूरत में जब आप 100% ईमानदारी के साथ इस प्रोसेस को करना चाहें तब भी मुमकिन नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में ईमानदारी वाली और दानादारी वाली बात तो है ही नहीं। ये पूरी की पूरी जो मशक की जा रही है इस वक्त, जो कहा जाता है कि हमने जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ दे दिया और हम उनको ये हक़ देंगे। और मेरे भाई सियासतदानों, हम आपको जानते हैं, आप मुझ जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये हक़ नहीं दे रहे। आप अपना अगला इलेक्शन बचाने के लिए और हमारा वोट चोरी करने के लिए हमें यह कह रहे हैं कि जी हमें वोट देने की ज़रूरत नहीं है। वोट उन्हें देना चाहिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के हालात से मुतासिर हो रहे हैं, जो वहाँ की महंगाई से, बेरोज़गारी से, लाकानूनियत से मुतासिर हो रहे हैं। उन लोगों को वोट का हक़ होना चाहिए, ना कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान के हालात से डायरेक्ट मुतासिर नहीं हो रहे, उनको वोट का हक़ होना ही नहीं चाहिए। और कोई अगर ये कहता है कि ये हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दे के उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा दगाबाज है और कज़्ज़ाब है, वो झूठ बोल रहा है। वो पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दे के कोई उन पर एहसान नहीं करके, बल्कि वो इस वोट के ज़रिए से अपना इलेक्शन बचा रहा है। वो अपना इलेक्शन चोरी, अगला इलेक्शन चोरी करके, इनका वोट यूज़ करके, जिस तरह मैंने कई दफ़ा कहा है पहले
कि पाकिस्तान में जो पोस्टल बैलेट है वो चोरी होता है, वो उन लोगों की जिनका पोस्टल बैलेट होता है उनकी मर्ज़ी के बगैर डाला जाता है, और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसी तरह से जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें तो इलेक्शन डे का ही नहीं पता होगा, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ऑनलाइन वोटिंग होती कैसे है, कैसे डालनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे एटीएम यूज़ करनी नहीं आती, जिन्हें पैसे निकालने नहीं आते। यहाँ पे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात कर रहा हूँ, जिनको वो दूसरे बंदे से पूछते हैं यार ये मुझे पैसे निकाल दें, ये मैंने पैसे तो वो वोट कैसे डालेंगे। तो ये वोट सारे का सारा जो होगा, ये चंद थोड़े से पाकिस्तानी हैं जो यूरोप में या अमेरिका में बैठे हैं, जो पाकिस्तान के हालात से मुतासर नहीं हुए, जिन्होंने फिज़िकली जाके न्याजी साहब का दौर नहीं देखा, तो वो वहाँ से चीखते रहते हैं कि जी हमारा सारा का सारा वोट न्याजी साहब। ऐसा नहीं है। हम न्याजी साहब का दौर के 2 साल भुगत के आए हैं, हम देख आए हैं कि वहाँ हालात कैसे हैं। मैं इस वक्त देख चुका हूँ कि पाकिस्तान में पीएचडी, जो मेरा अपना शोबा है तालीम का, वहाँ पे पीएचडीज़ की क्या हालत है। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट एजुकेटेड क्लास है उनको वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा, वहाँ उनके पास जॉब्स नहीं है। वो जो है ना 30-30 हज़ार की और क्या कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या विजिटिंग पे जाके पढ़ा रहे हैं। तो ये सूरत हाल हमने ख़ुद देखी हुई है। उन हालात को देखने के बाद अगर मेरे जैसा बंदा कहे कि जी हमने इमरान खान न्याजी को इस वजह से वोट देनी है क्योंकि नवाज शरीफ और वो चोर, ऑफ कोर्स ये बात ज़हन में रखें कि हम कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत कायम रहे। मौरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए। हर सूरत में ये 2 ख़ानदानों की जो मोनोपोली है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह से ख़ानदानों के अंदर से जो मुख्तलिफ़ इलाकों में MNAs MPAs, उनके बेटे, उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ MNAs MPAs बनती जा रही हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक नाअहल शख्स को, एक करप्ट शख्स को जो मॉरली और फाइनेंशियली दोनों तरह से करप्ट है, उसको अपने मुल्क में मुसल्लत रखें, क्योंकि हम उनको नहीं चाहते। उसकी बजाय लोगों में ये शऊर आना चाहिए कि वो अपने पार्टी लीडर्स को मजबूर करें कि हम उस शख्स को वोट नहीं देंगे जो 2 साल पहले या 2 दफ़ा MNA रह चुका है, या जिसको 2 दफ़ा पार्टी का टिकट मिल, या किसी ऐसे शख्स को वोट नहीं देंगे जिसका बाप या दादा या प्यो पहले वो MNA MPA रह चुका है, कि अब बाप मर गया या वो नाअहल हो गया किसी वजह से, उसके बेटे को दे दो। तो ऐसे नहीं, ये तो लोगों में शऊर पैदा करें, लोग ये उठें कि जी हमने मौरूसियत, ठीक है अपनी पार्टी को ना छोड़ें। अगर आप पार्टी को पूछते हैं, वो आपके बुत हैं, आप पूछते रहें उनको, लेकिन कम से कम इतने अंदर अपने अंदर तो आज़ादी वोटर्स को पैदा करनी चाहिए कि एक ही शख्स के आप और उसके ख़ानदान के, पहले बड़ा जो लीडर है उसके आप ग़ुलाम बन गए, और फिर मकामी तौर पर एक MP है MNA उसका ख़ानदान है उसके आप ग़ुलाम बन गए। तो ये लोगों के अंदर शऊर पैदा करें, ना कि एक नाअहल शख्स को बार बार पाकिस्तान पे, और इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क पीछे जा रहा है। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम उसमें भी कट लग चुकी है, उसके जो अखराजात थे। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो भी IMF के कब्ज़े में चला गया है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। माली हालात, पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन, ये सारे के सारे हालात आपके सामने हैं। और जो मुल्कों की या इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अदल इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, तालीम का निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, सेहत का निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, सियासी निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, और जो पॉलिटिकल जो लोग ऊपर आ रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है वो कम होती जा रही है। वजह क्या कि नेचुरल लीडर नहीं आ रहे, बल्कि बाप बेटे बेटियाँ और क्या कहते हैं बहनें, उनकी बेस पे और पैसे की बेस पे लोग आ रहे हैं। तो लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, उस पे तवज्जो दें, ना कि इलेक्शन चोरी करने के जी वोटिंग और EVM यूज़ करके। इस चीज़ पे तवज्जो दें और इस खुदारा मुल्क से ना खेलें। आप लोग वो कहते हैं ना कि अपने अंडे के लिए दूसरे की मुर्गी ना ज़बह करें, अपने ज़ाती मफादात के लिए और अपने क्या कहते हैं वो छोटे छोटे मफादात के लिए मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को नुकसान मत करें। आप लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में हैं और जो एलीट क्लास है मुख्तलिफ़ शोबों की, वो सारी की सारी, कोई इक्का दुक्का होगा जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, सारे के सारे अपने ज़ाती मफादात को, कोई एक्सटेंशन लेना चाहता है, कोई प्लाट लेना चाहता है, कोई अगला इलेक्शन जीतना चाहता है, लेकिन उसको पाकिस्तान का नहीं फ़िक्र कि यार अगर मैं ना भी जीता या मुझे एक्सटेंशन ना भी मिली या मुझे लेकिन पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो ना, मुल्क के पाकिस्तान को, स्टेट को तो फ़ायदा, स्टेट मजबूत हो। लेकिन नहीं, हर बंदा अपनी मुर्गी, अपना अंडा हासिल करने के लिए मुर्गी को ज़बह कर रहा है, और अपने जो क्या कहते हैं बहुत ही चीप किस्म के पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके लिए रियासत पाकिस्तान को
और हमने देखा कि 1971 में इन ज़ाती पर्सनल और क्या कहते हैं कि बहुत ही गलीज़ किस्म के जो उनके लोगों के थे मुफादात थे, उन्होंने इस मुल्क को दो लख्त कर दिया। तो खुदारा 2023 के इलेक्शन में ऐसे मत कीजिएगा। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ ना खेलें, इस मुल्क के साथ गद्दारी ना करें, आप अपनी ज़ाती पसंद नापसंद पे फैसले ना करें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान की जो दिफा है और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसके साथ ना खेलें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना दुख दर्द बयान कर दिया कि हमारे लिए ना इमरान न्याज़ी कोई अहम है, ना ज़रदारी अहम है, ना नवाज शरीफ अहम है। ये आम तीन अशख़ास हैं। ना मौलाना फजल रहमान अहम है। हमारे लिए अहम स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। हमारे लिए मुल्क का जो दिफा है, मुल्क की जो मजबूती है, मुल्क की जो तरक्की है, वो अहम है। ये तो अशख़ास हैं, मुफ्ती महमूद, फिर मौलाना फजल रहमान, फिर उसके बेटे, वो भी एक सियासी ख़ानदान चला रहा है। चाहे अच्छे होंगे लेकिन क्या कहते हैं कि हम मौरूसियत पे तो ना जाए। तो इजाज़त दीजिए, बात लंबी होती जाएगी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।